नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। बज चुके हैं रात को 9। टक्कर के आज के एडिशन में आपका अभिनंदन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अघाड़ी गठबंधन सदमे में है। महाराष्ट्र में मिली हार के लिए कोई पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई हिंदू एकता को दोष दे रहा है, तो कोई अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे निरंतर फोड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी के संभल में हुई हिंसा को भी चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में होगी सारी सियासी बात। अभिनंदन आपका टक्कर के आज के एडिशन में। दो तस्वीरें चुनाव के बाद की कहानी बयां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उपचुनाव में धांधली को छुपाने के लिए संभल में हिंसा प्लान की गई है, तो महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान पठान का विक्ट्री जुलूस हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चुनाव के नतीजों के साइड इफेक्ट महाविकास आघाड़ी पर भी दिखने लगे हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत एमवीए की हार के लिए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और ईवीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन शरद पवार की राय उनसे अलग है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 208 वोटों से बमुश्किल जीतने वाले नाना पटोले की कुर्सी जाने वाली है। इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी काय बोलले त्याची माहिती त्यांच्याकडे असते। उद्या आम्ही दिल्ली जाऊ पार्लमेंटला। अध्यक्ष जी खड़गे जी से बात कर रहा था, कोई इस पे हमारे रिजाइन के बाद कुछ नहीं। उधर सड़क से संसद तक संभल हिंसा को लेकर हंगामा जारी है। चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। सर्वे टीम तो चाहती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया, तो उसके बाद दूसरे दिन जब बिना लोगों को विश्वास में लिए और फिर एक बार की माहौल खराब हुआ, 5 लोग मारे गए हैं। आज का बड़ा सवाल है कि क्या वाकई हिंसा चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट है? सवाल ये भी है कि क्या नतीजों के बाद महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? नतीजे आए, तनाव लाए। और अब वक्त है आज के सुपर डुपर एनालिसिस का सीएनबीसी आवाज पे। चुनाव के नतीजों के बाद तनाव का विश्लेषण, हार पर बहानेबाजी। संजय राउत पूर्व सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ हार के लिए जिम्मेदार हैं। अब संजय राउत साहब को लगता है कि हार के लिए जिम्मेदार चंद्रचूड़ साहब हैं। अब ये खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं ये जाने। प्रियंका चतुर्वेदी, ऐसे नतीजे कैसे आए, ईवीएम पर ध्यान देना चाहिए। परेशान है ये ईवीएम को लेकर, लेकिन झारखंड में ईवीएम को लेकर खुश हैं। शरद राव पवार, बटोंगे तो कटोंगे से हिंदू डरे और एकजुट हो गए। मुसलमानों को एकजुट करने का पूरा प्रयास करते रहे और एकजुट होकर उन्होंने वोट भी डाला, लेकिन हिंदू एकजुट हुए तो उसका दुख है शरद राव पवार को। जी परमेश्वर, उद्धव सेना और शरद गुट ने प्लान के मुताबिक प्रचार नहीं किया, ये जी परमेश्वर ने बोला, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उदित राज कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। झारखंड में चुनाव निष्पक्ष हुआ है, लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष हुआ था, ये मानते हैं ऐसा, लेकिन महाराष्ट्र का निष्पक्ष नहीं है, हरियाणा का निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वहां पर एनडीए बीजेपी जीत गई है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। टूट का डर, महाविकास आघाड़ी की पार्टियों में बगावत का एक बहुत बड़ा डर है। आघाड़ी के एमएलए सरकार में शामिल होना चाहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए महायुति में जा सकते हैं, और ऐसी खबर मिल रही है कि उद्धव सेना के कई विधायक शिंदे सेना के साथ संपर्क में हैं और कुछ बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, लेकिन मात्र विधायक 20 हैं उनके। और एनसीपी शरद राव की पार्टी का भी यही हाल है। सीएम पद का चेहरा तय करना आसान काम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं होने वाला है। शिवसेना ने बिहार मॉडल की चर्चा करी है
और कहा है कि बिहार की तर्ज पे सीएम बनाने की मांग की गई है। यानी यहां पर भी तनाव है, लेकिन बीजेपी क्योंकि बड़ा दल है, वो डीएफ यानी देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ को चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट नहीं चाहता है। तो जबरदस्त खींचतान चल रही है और इसी खींचतान में क्या निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब संभल की बात करना जरूरी है। संभल में हिंसा सियासी प्रयोग क्या है? हार छिपाने के लिए अखिलेश यादव ने संभल हिंसा में चुनावी एंगल तलाशा है। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल है, क्या हार के बाद विपक्ष नकारात्मक एजेंडे पर काम कर रहा है? कभी यह टारगेट कर रहा है कि महाराष्ट्र में क्योंकि हिंदू एक हो गए इसलिए ये स्थिति हुई, कभी डीवाई चंद्रचूड़ पे दोषी, और संभल में क्योंकि उपचुनावों में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि उपचुनावों में सपा हार गई इसलिए संभल हो रहा है जैसा बीजेपी कह रही है। मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आदिल हसन है प्रवक्ता AIMIM के, मेरे साथ आनंद दुबे हैं शिवसेना उबाटा के, मेरे साथ इसके अलावा फखरुल चंद हसन हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी इस चर्चा के अंदर जुड़ेंगे। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शहजाद आपसे। मेरा पहला प्रमुखता से सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये नतीजों का डायरेक्ट इफेक्ट है? देखिए, यूपी महाराष्ट्र में जो गए फिसल बदला लिया इन अकोला टू संभल, CGI EVM पर दावे और आरोप हुए प्रबल, सच का सामना करना नहीं चाहते। इनकी लाचारी का क्या होगा हल? ये सच का सामना करना नहीं चाहते। अब बताइए, संजय राउत जो अंतर ब्रह्मांडीय अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता है। क्या बोला आपने? सर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आनंद दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता होता है। उन्होंने एक बार महाराष्ट्र के विषय पे यूनाइटेड नेशन को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा है कि क्यों हारे हैं पता है? मोदी जी से नहीं हारे, योगी जी से नहीं हारे, ही हैज लॉस्ट बिकॉज ऑफ CGI चंद्रचूड़। डू यू रियलाइज? ही इज अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, अंतरराष्ट्रीय सोल्यूशन दिया है। फिर शुक्र करिए नासा के साइंटिस्ट पे दोष नहीं डाल दिया। अरे सर, वो तो इजराइल लेबनान को भी दोष दे सकते, वो वहां पे वो है उनका नेतन्याहू, उनको भी दोष दे सकते थे कि नेतन्याहू ने लेबनान पर बम गिराया, हम लोग हार गए। तो देखिए, ये कोई भी कर सकते हैं। फिर दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, EVM पर दोष। बेचारी देखिए, EVM करे तो करे क्या? ये जम्मू में ठीक चलती है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है, पंजाब में ठीक चलती है, बंगाल में ठीक चलती है, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है, कर्नाटक में ठीक चलती है, तेलंगाना में ठीक चलती है, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हो जाती है। ये बेचारी EVM का मैं क्या करूं? ये EVM जो है सिलेक्टिवली गड़बड़ हो जाती है। EVM के चलते संभल में जो हुआ, तो क्या देखिए, आरोप यही लग रहे हैं? EVM क्योंकि साथ नहीं, जनता क्योंकि साथ नहीं दे रहा, तो दंगाइयों का लेना है साथ और करना है उत्पात। और देखिए, दंगाई बचाओ आंदोलन जो है इनका, ये लगातार सामने आता है। बताइए ना, समाजवादी पार्टी के नेता बुक हुए हैं ना, आ गया ना सामने कि किसने हिंसा शुरू की, किसने भड़काने का काम किया, और अकोला में भी हिंसा हुई है, कांग्रेस के नेता के जुलूस में हिंसा हुई। हाँ, तो कांग्रेस हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये है दंगाई भाईजान, और इनका एक ही काम है कि दंगा कराओ, भड़काओ, और यही चीजें जो सामने निकल कर आ चुकी है। किसने दंगा भड़काया? फखरुल चंद हसन, मैं आपके पास आता हूं। आपका पॉइंट शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आप सब दंगा फसाद कराते हैं, यही आपके एजेंडा को सूट करता है। अकोला टू संभल, अमित जी देखिए, शहजाद जी झारखंड की हार पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना पंजाब पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बंगाल में हारे उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो भी हारे हैं ना, EVM से ही हारे ना। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने EVM को कोई दोष नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 7 पुलिसकर्मी क्यों सस्पेंड हुए थे शहजाद पूनावाला? वो क्या कर रहे थे? लेकिन चुनाव आयोग को दिन में ही उनको निलंबित करना पड़ गया। क्या मेरा आपसे माजरत से सवाल है, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया वहां पर? अब पता लग रहा है कि तमंचों से गोली चली है, कट्टों से गोली चली है, यानी देसी बंदूक, देसी पिस्टल से गोली चली है, और मैसेज दिया गया कि पुलिस की गोली से मरे हैं। नहीं, अब तो ये क्लैरिटी हो गई ना, तो व्हाई दैट? देखिए अमित जी, ये तो जांच का विषय है कि वो गोली कहां से चली, कैसे मौत हुई। लेकिन आप केवल एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक दूसरी तस्वीर को तो दिखाइए जहां पे कुछ लोग नारे लगाते हुए सर्वे करने जा रहे हैं, वो क्यों नहीं चलाते हैं? किस चीज का डर है आपको? शहजाद पूनावाला से उस सवाल को क्यों नहीं पूछते हैं कि वो कौन लोग हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी?
जो लोग सर्वे के लिए जा रहे थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो सवाल ये है कि आखिर इसकी साजिश तो के पीछे है मेरा कौन? प्रश्न ये है कि अगर कोई भारतीय नारे जनता लगाएगा तो पार्टी शहर की को आग लगा सरकार, देंगे, भारतीय जनता गाड़ियां जला देंगे, पत्थर बरसा देंगे। नहीं तो आप उसको जस्टिफाई कर दीजिए ना अमित जी। जस्टिफाई नहीं आप कर उसको रहा, सर्टिफिकेट मैं दे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या नारे लगाने की वजह से गाड़ियां जलाई जाएंगी, पत्थर बरसाए जाएंगे, शहर का शहर जला दिया जाएगा? प्रश्न ये है। अमीर जी दोनों ही लोग जो पत्थर चला रहे थे वो भी दोषी हैं, और जो लोग सर्वे के लिए जा रहे थे नारे लगाते हुए वो भी दोषी हैं। आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको कार्रवाई बराबर से करनी पड़ेगी। दोषी दोनों ही पक्ष हैं, जो लोग भी वहां मौजूद थे। फखरुल मियां का फैक्ट चेक होना जरूरी है। आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, किसी को दोष मुक्त नहीं कर सकते। तो कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और आप उसको चांद साहब देखिए, आपकी बातों पर अमावस्या लग जाएगा। आप सुन लीजिए, आप आधी बातें कोट ना करें, फैक्ट और क्लिप कटवा ना बने। विष्णु जैन का जय श्री राम वाला जो वीडियो है, जो उसके इर्द गिर्द लोग बोल रहे हैं, वो उस दिन की वीडियो है ही नहीं, वो किसी और समय का वीडियो है। आप विष्णु जैन का ट्विटर प्लीज डाल दीजिए इस पे। दूसरी बात, ये भड़काऊ बयान जो दिया गया था जियाउर रहमान का, तो उसमें प्लीज सर, फखरुल चांद जी, मैंने आपके बीच में बोला, फखरुल चांद जी ऐसे डिबेट नहीं होती है, आपको अपनी बारी में बोलना पड़ेगा। प्लीज अपनी बारी में एक एक करके होगा सर, ऐसे नहीं होगा। मैं अपनी बात बोलूंगा, मैंने उनकी पूरी बात। अच्छा, मेरे कार्यक्रम में फखरुल चांद, मेरे कार्यक्रम के अंदर होगी तो किसी की बात होता नहीं है, एक एक करके अपनी बात रखे। अभी शहजाद 30 सेकंड रखेंगे, फिर 30 सेकंड फखरुल चांद, आपको मैं मौका दूंगा। ऑडियो डाउन कर रहा हूं अभी मैं, पहले शहजाद 30 सेकंड, देन फखरुल चांद। चांद मियां शांत। हाँ चांद मियां, हाँ चांद मियां, देखिए बताइए कि जियाउर रहमान का तो सीधा सीधा वीडियो है भड़काने वाला जी। जो आपके वहां के विधायक है, उनका बेटा तो वहां पे मौजूद था भड़काने में, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। जफर अली जो वहां के मस्जिद की कमेटी का अध्यक्ष है, उसके ऊपर केस हो चुका है। पर मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने पुलिस पर दोष लगाया, फायरिंग हुई है जिसमें गोली लगी और मरा गया है, वो 315 mm की पिस्तौल से। पुलिस यूज करती है 9 mm। मतलब कि पोस्टमार्टम से साबित हो चुका है कि ये बलवाई और दंगाई जो आए थे, इन्होंने तमंचे और कट्टे लाए थे और क्रॉस फायरिंग में एक दूसरे के ऊपर वो मारे गए। परंतु सवाल किस प्रकार से पुलिस पर खड़ा किया गया है, ये वही लोग हैं जो आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम आतंकी है इसलिए छोड़ने की पेशकश करते हैं, ये वही लोग हैं बाटर हाउस में रोते हैं आतंकियों के लिए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए कि फायरिंग किससे हुई थी, और आपने पुलिस पर आरोप लगा दिया। ओके, लेट फखरुल चांद सपा स्पोक्सपर्सन कम इन। ओके फखरुल चांद, योर टाइम। नहीं, यू विल नॉट इंटरवीन। 40 सेकंड। ठीक है। देखिए, जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि जो संभल के लोग हैं उनको शांति बनाए रखना चाहिए, न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए जी। आपकी क्या जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या आपने उस जिम्मेदारी को निभाया? क्या प्रशासन का फेलियर नहीं था? इतनी बड़ी घटना के बाद वहां पे दंगा हो जाता है, ये किसका फेलियर है? इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं है क्या? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे क्या? एक वाक्य में जवाब दे दीजिए कि अमीर जी को बाकी आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाइएगा क्या? फखरुल जी एक ही वाक्य में जवाब दे दीजिए। 22 सेकंड। उस जिम्मेदारी से बच जाइएगा क्या? चलिए एक वाक्य में जवाब। आपने बोला कि वहां पर हम चाहते हैं संभल के लोग शांति बनाए रखें। आपके सांसद क्या कर रहे थे? शांति बना रहे थे। कोर्ट का ऑर्डर आया ना अभी जी, संविधान बचाओ वाले लोग हैं ना। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ धर्म के नाम पर भड़का कौन रहा था? उनका लोकल सांसद, उनके लोकल विधायक का बेटा। ये संविधान के साथ चलना है, ये कोर्ट के साथ चलना है, ये शांति बनाए रखना। एफआईआर हुई है, एफआईआर भी हुई है। लेकिन वहां के लोकल समाजवादी पार्टी देखिए, एक सेकंड, जो मिस्टर बर्क हैं, जो वहां के लोकल एमपी हैं, उनके ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है। फखरुल चांद, एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। विधायक का बेटा जो कि सपा का है, विधायक, उसके बेटे के ऊपर भी सरकार है, रजिस्टर्ड कर दे। आपके हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाए तो क्या कर लीजिएगा अमित जी? सरकार है, आपके हमारे खिलाफ मुकदमा कर देगा, क्या कर लीजिएगा? एफआईआर इस बात का सबूत नहीं होता कि कोई दोषी है। न्यायपालिका, बिल्कुल आपकी बात जायज है कि एफआईआर लिखने से कोई दोषी नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल जायज है। एफआईआर दोष के प्रमाण मिलने होते हैं। लेकिन देखिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मतलब आपकी पार्टी के अध्यक्ष तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी की टिप्पणी है कि जिस तरह से चुनावों के अंदर नतीजे आए और उसमें धांधली हुई, उनको छुपाने के लिए दंगे करे जा रहे हैं। इस बात मतलब इसको चुनावों के साथ जोड़ दिया। अकोला में भी हुआ है, अकोला को किसके साथ जोड़ा जाएगा? वहां तो कांग्रेस के कैंडिडेट के जीत पर जश्न मन रहा था, वहां उपद्रव हो गया। नहीं, तो अमित जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, आपको उनकी जिम्मेदारी नजर नहीं आती है। अच्छा। आपको नहीं लगता कि इन सरकारों की कोई जिम्मेदारी है? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई है वहां की सरकारें, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? उस प्रदेश की विपक्ष की जिम्मेदारी है, उस प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी है जो विपक्ष में। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। वहां पर जो 7 लोगों की हत्या हुई या उन लोगों का मर्डर हुआ, वो तमंचे से मरे या नहीं, तो आप बोलिए ना कि वह फेलियर हुआ, संभल में फेलियर सवाल है। कोर्ट के निर्णय को लेकर भी सवाल है, कोर्ट के निर्णय को लेकर भी सवाल है। मैं बिल्कुल सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं, अकोला में होता है, संभल में होता है, इसका कनेक्शन क्या है? शरद पवार कहते हैं कि हिंदू एक हो गया इसलिए हम हार गए। कमाल की बात है, कल तक तो फतवे इशू करवा रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, करवा रहे थे नहीं करवा रहे थे। उनके कैंडिडेट नोमानी के दरबार में जा रहे थे, नोमानी के दरबार में जाकर बोल रहे थे कि जियारत कर रहे थे कि हमें समर्थन दीजिए। वो नहीं दिखाई दे रहा था, हुआ है इसलिए भाजपा कमाल का पीडीए चल रहा है ये। एक सेकंड आनंद दुबे कल तक आपके अलायंस के नेता आनंद दुबे मतलब मस्जिद घूम रहे थे कि हमें समर्थन दीजिए, और मतलब कुछ नेताओं ने तो बाकायदा तस्वीरें डाली, आज शरद पवार साहब कह रहे हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं आपके गठबंधन के, कि हिंदू एक हो गया इसलिए हम हार गए। अमीश भाई नमस्ते जी। देखिए शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं। वो क्या कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो आपकी पार्टी का नेता कह रहा है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक संजय राउत कह रहे हैं कि हम सीजे चंद्रचूड़ की वजह से हार गए। नहीं, उनके पीछे का तर्क समझने की आवश्यकता है। 2022 में जब 20 जून को एक बड़ी गद्दारी हुई, सरकार गिराई गई, हम कोर्ट में गए, हमने कहा कि हमारे 16 विधायक अपात्र कर दो, ये भागे हैं, हमारी नाम और चिन्ह पे चुन के आए थे, लेकिन ये अब हमारे साथ नहीं है। उस समय सीजेआई साहब ने कहा कि ठीक है, तारीख पे तारीख। अगर जब सरकार के बाद का फैसला भी आया कि उन्होंने कहा कि ये सरकार असंवैधानिक है, चूंकि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे चुके हैं, इसके लिए मैं इस सरकार को गिराने का ऑर्डर नहीं दे सकता, तो उन सब चीजों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, उसको अन्यथा मत लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर उस समय सीजेआई साहब ये कह देते। जो लोकसभा में प्रदर्शन आप लोगों का अच्छा रहा था, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? मोदी जिम्मेदार था? तब ईवीएम की भी कोई गलती नहीं हुई होगी। मोदी नहीं, लोकसभा में जब हमारे अच्छे प्रदर्शन थे तो उससे के लिए मोदी साहब के जो केंद्र के काम करने की तरीका था, उससे लोग नाराज थे, इसलिए तो हमें चुना था विकल्प बनाकर। और अभी भी जो हुआ है, हमारे कुछ करने में कमी रह गई तो बीजेपी को चुन दिया है। तब ईवीएम ठीक था, हिंदू बटा हुआ था, ईवीएम भी बिल्कुल ठीक थी। अमीश भाई देखिए, आपने आनंद दुबे को बिठाया है तो आनंद दुबे की बात सुननी पड़ेगी। मैं तो सुन मैंने कहा कि ईवीएम का दोष है, मैंने कहा सीजीआई साहब का दोष है। संजय राउत नहीं, आपके नेता देखिए, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक गठबंधन के पार्टनर हैं, इसलिए सवाल आपसे आनंद जी। ठीक है, तो मैं कह तो रहा हूं कि असफलता राह दिखाती है, इस राह पर चलना सीखो। असफलता कुछ समझाती है, इस समझ को समझना सीखो। हम असफल हुए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। मैं बार बार देश के और राज्य की जनता के सामने विनम्रता से कह रहा हूं, असफल होना समाप्त नहीं होता। आजकल आप फिलोसफिकल जरूर हो रहे हैं, लेकिन मैं लॉजिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपके 2 वरिष्ठ नेताओं में से एक, आपके गठबंधन का एक और एक आपकी पार्टी के जो बयान दे रहे हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर तो आपके सिंबल पे जीत हो गई थी, उद्धव ठाकरे के नाम पे जीत हो गई थी, हिंदू एक नहीं हुआ था तो जीत हो गई थी। आज हिंदू एक हो गया तो शरद पवार कह रहे हैं, उनका जो कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे थे कि हिंदू एक हो गया इसलिए हम चुनाव हार गए। अगर वो क्लियर कट करे, अगर हिंदू डिवाइड रहता तो हमारा खेल बन जाता, तो नोमानी का फतवा चल जाता। नोमानी का फतवा तो अभी भी चला ना। ऐसा है कि हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, गर्व से कम हिंदू हैं, लेकिन हो सकता है जनता को हम नहीं बता पाए, कहीं कम पड़ गए,
कोई बात नहीं, फिर बताएंगे। अरे हम हिंदू ही हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर ही चलते हैं। चूंकि हम कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं तो बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, ये लोग हिंदू विरोधी हो गए और उसमें वो कामयाब रहे, हमें वोट कम मिले। कांग्रेस पार्टी ने आपका काम कर अमित जी 20 सेकंड तुरंत मौका दीजिए। देखिए एक तो देखिए गद्दार कौन है, गद्दारी किसने की, ये जनता ने बता दिया। और शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, ये दोनों बाकी तो यहाँ पर नकली बैठे हैं। ये जनता ने तय किया, मैंने नहीं तय किया और इलेक्शन कमीशन ने भी तय किया। दूसरी बात, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप हम नकली हैं, मेरे हम फिर जनता के पास जाएंगे, हम जनता के पास फिर जाएंगे, हम कहेंगे कि शहजाद, उन्होंने पूरी हाजी शहजाद कह रहे हैं कि हम नकली हैं। ये क्या तरीका है अमित जी? सुनेगी अमित जी, दिस इज नॉट राइट। मैं अपना समय नहीं दूंगा, मेरे 20-30 सेकंड होते हैं उसमें भी इंटरप्ट होता है। नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं मुझे पूरा बोलने दीजिए, नहीं पूरा बोलने दीजिए मुझे प्लीज। दूसरी बात, आज मैं आनंद दुबे जी से पूछ रहा हूं, आपके अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता सबसे बड़े जोकर महाराष्ट्र के संजय राउत ने बोला ईवीएम और सीजीआई दोषी है, प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला, आप उससे एग्री करते डिसएग्री करते? शरद पवार ने तो बोला ईवीएम नहीं है, ये उन्होंने जो बोला है संजय राउत बड़े नेता नहीं, वो जोकर ही है। मैं तो जोकर ही बोलूंगा। तीसरी बात, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, एक बात बताइए, आप अपने पॉइंट को रखना, आप अपने पॉइंट को रखना, 30 सेकंड दे दीजिए। मैं तीसरी और आखिरी बात, उन्होंने कहा हम तो हिंदुत्व पार्टी आज भी है, चलिए हिंदुत्व, हाँ उद्धव गुट ना वक्फ पे बोलिए कि हम सरकार के स्टैंड के साथ है, वक्फ अमेंड होना चाहिए। और एक बार बोल दीजिए कि अतुल सवे ने इम्तियाज जलील को हराया है संभाजी नगर से, हम स्वागत करते हैं इसका। चलो जो भी जीते, हिंदू जीता ना। देखिए ऐसा अब बोलिए एक बार, तो आपने एक बार बोलिए, एमआईएम के कैंडिडेट के लिए नहीं बोल पा रहे, सोचिए। जोकर, एक मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। बोलो, दोनों जवाब देना है सवाल। आदरणीय संजय राउत जी को जोकर कहा, ये आपका फिर से बोलूंगा, सभ्यता संस्कृति का परिचय आपने दिया। जोकर ही है वो, मैं आपके नेताओं को जोकर नहीं कह सकता, मैं आपके नेताओं को जोकर क्या कोई कुछ भी मैं नहीं कह सकता, जो गरिमापूर्ण शब्द है मैं वही कहूंगा, ये मेरे संस्कार है। दूसरी बात, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो या तो जीतते हैं या तो हारते हैं। अब अतुल सावे जीते हैं, इम्तियाज जलील हारे हैं, वो तो बी टीम आपकी है ना शहजाद भाई। एमआईएम आपकी बी टीम है, ये मनसे आपकी बी टीम है, ये वंचित बहुजन अघाड़ी आपकी टीम है। आप अपनी बी टीमों को पूछिए। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ देर में दिल्ली लैंड करेंगे। वो एक निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं। आज ओम बिरला की बेटी की शादी की रिसेप्शन है, वहां वो आ रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, अमित शाह के साथ आज देर रात मुलाकात हो सकती है। एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार भी साथ में हैं। तीनों आ रहे हैं और लगभग महायुति में सहमति बन गई है। ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी का सीएम फेस होगा। क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, ये बड़ी बात होगी। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ओम बिरला की घर पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आदिल हैं, जो कि आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। आप बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, ई टीम है, एफ टीम है, ये निर्धारित आदिल भाई आप करिए, आपका प्रोगेटिव है। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, ये आईना किसको है? महाराष्ट्र की जनता ने जिसको भी वोट दिया है, वो जनता ने वोट दिया है। किसकी कहीं कमी होगी, कहीं अच्छा होगा, जनता ने फैसला लिया है। अब जनता का फैसला तो सबको सम्मान करना चाहिए। और बीजेपी या शिवसेना जो हैं, उद्धव जी का, अब उनसे सर्टिफिकेट तो लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया, ये अलल एलानिया बोलते हैं। महाराष्ट्र की जनता इनको सुन भी रही है, सुनी भी, इसलिए इनको अहंकार को इनको ज़मीन पर ला दिया है। और बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत मिली है, तो झारखंड में जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी कहते सिर्फ एक जगह जीते, पूरे संथाल परगना में सिर्फ एक सीट जीते, बंगाल में बाई इलेक्शन में हारे, पंजाब में बाई इलेक्शन में हारे। और हार जीत तो जो लोकतंत्र है, नरेंद्र मोदी जीत गए सिर्फ महाराष्ट्र में। और झारखंड में जो बुरी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान तो वहाँ 2 महीना से कैंप, एक मुख्यमंत्री अपना कार्यालय छोड़ के वहीं कैंप कर रहा था। अब बांग्लादेशी बोल रहा था, जबकि झारखंड बांग्लादेश से टच भी नहीं है। सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो मोदी जी रखे हुए हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन झारखंड की जनता को सलाम है कि उन्होंने इनको दिखा दिया, वहां का हिंदू, वहां का मुसलमान, वहां का दलित, वहां का आदिवासी, सबने दिखा दिया। एक दलित चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजा, जनता ने एक कल्पना सोरेन को दे दिया, एक महिला ने इनको दिखाया है। अमित शाह ने धराधर रैली की थी, जितना जहर उगलना था झारखंड में उतना जहर उगला गया। लेकिन अगर यूपी में बाई इलेक्शन में बीजेपी जीते तो संभल हो जाता है, ऐसा बीजेपी कह रही है।
और अगर अकोला में, सर सुनिए, अकोला में अगर कोई जीत का जश्न मना रहा है तब उपद्रव हो जाता है, बताइए सर। अमीश भाई, इनसे पहले जो तख्त पे नशी था उनको भी खुदा होने का इतना ही गरूर था। वहां कृष्ण कुमार बिश्नोई साहब एसपी साहब हैं, वो गलतफहमी में नहीं रहे। डीजी बंजारा भी जेल में रहे, बिहार में भी डीजीपी जेल में रहे और बहुत जगह आईपीएस जेल में रहे। सत्ता पलटेगी, सत्ता परमानेंट नहीं होती है। संविधान का गुलाम बने, नागपुर का या भाजपा के चीफ मिनिस्टर का गुलाम नहीं बने। ये 5 बच्चे की शहादत रंग लाएगी। ऊपर वाले का लाठी बेबोल है, किसकी शहादत रंग ऊपर वाले का लाठी बेबोल है। उस मासूम के आह लगेगी, जिस भी डीएम एसपी और जिसके करती से हुआ है उसकी आह लगेगी। मैं चैनल पे बोल रहा हूं, ऊपर वाले की लाठी जलवा दिखाएगी। दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, नहीं देखिए ये दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। मैंने क्लियर कट बोला है कि 315 mm की गोली लगी है, ना कि 9 mm की, और यहाँ पर बैठकर ये दंगा भड़का रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अमीश भाई नहीं, प्रमाण दीजिए आप। अमीश भाई, प्रमाण दीजिए। आपसे बात कर रहा हूं, शहजाद एंकर नहीं है, मैं आपसे बात करने नहीं, तुम प्रमाण दो, तुम दंगे भड़काओगे क्या देश में? लेकिन देखिए, देसी बंदूक से गोली चली है, वो तमंचा हो सकता है, वो कट्टा हो सकता है, उससे गोली चली है। वो गोली कोई पुलिस की पिस्टल से नहीं चली है। अमीश भाई जी बोलिए आदिल। अमित साहब, अगर योगी, अमित भाई, अगर यू हैव अ लॉजिकल पॉइंट भाई, शहजाद पूनावाला। ओके शहजाद, चुप रहो यार, बोलने दो। अरे इसको चुप करवाइए ना, इस बिना ब्रेक की गाड़ी को। अरे दंगा मत भड़का, इधर दंगा नहीं भड़काना है, इधर दंगा। आदिल हसन शांत होइए, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप माजरत के साथ बात करिए, मेरा निवेदन है आपसे। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, किसी को कोई अगर आप उत्तेजित हो रहे हैं किसी बात पे तो ना होइए, मेरा निवेदन है शांत होइए। भाषा की मर्यादा को बात रखिए, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू हैव अ लार्जर पर्सपेक्टिव टू डू। आदिल हसन अब अपनी बात रखिए और कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मेरा निवेदन है। अपनी बात रखिए, आपको बुरे से बुरा कटाक्ष करना है तो करें, लेकिन गाली अलाउड नहीं है। मेक योर पॉइंट आदिल हसन। अच्छा सुनिए अमित साहब सुनिए, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा, ठीक है आदिल हसन को मेरे बोलने दीजिए, इत्मीनान से बात करिए। आदिल जी, कोई नहीं बोलेगा, इत्मीनान से, भाषा की मर्यादा। अमीश भाई, ठीक अमीश भाई, मैंने आपके कहने पर आपके प्रोग्राम में आया और मैं आपका सुनूंगा, दूसरे का किसी का नहीं सुनूंगा। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में हिम्मत है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरा एपिसोड जांच करा दे। ठीक है, मैं आपके सामने इसी बात को दोहराता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में हिम्मत है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे, दूध से दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 5 बच्चों की लाश, ऊपर वाले की लाठी बेबोल है, इंसाफ होगा, उस लाठी का असर होगा और जिसने भी गलत किया है, जिस प्रशासन के लोगों ने, इंसाफ होगा और उसकी लाठी होगी। वो एसएसपी साहब को बोल रहा हूं, उस डीएम साहब को कि चीफ मिनिस्टर का गुलाम मत बनिए, संविधान का गुलाम बनिए। सरकार आएगी जाएगी, याद रखिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होइएगा, कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बजाएंगे, कोई भाजपा नहीं बजाएगी। इन लोग मतलब के यार हैं। सिर्फ 5 बच्चों की लाश हुई है, मौत हुई है, उनके घर में मातम हुआ है, उनके घर में मातम है, आप समझ जाइए। उस माओ से सुनिए, उस अनाथ बच्चों के बारे में सुनिए। मेरा जो पॉइंट है, ओके 30 सेकंड पर जैसे उनको मिला वैसे मुझे मिला, बिल्कुल मिला, पहले भी वैसे मुझको मिलना चाहिए बिना इंटरप्शन। बिल्कुल मिलेगा। पहले कितने लोगों की मौत हुई है, 5 या 4? अभी तक जो रिकॉर्ड्स है वो 4। थैंक यू। दूसरी बात, उन्होंने पहले वक्तव्य में प्रशासन पर डायरेक्ट आरोप लगा दिया। क्या उनको ये करने का अधिकार है? जब वो कह रहे हाईकोर्ट के जज की जांच होने दो, तो निष्कर्ष पर कैसे और प्रशासन पर इतना बड़ा आरोप? दंगे नहीं होंगे। तीसरी बात, संविधान की बात ये कर रहे जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो 15 मिनट बोल रहे, और 15 मिनट दिखा दिया संभाजी नगर ने। अतुल सवे जीता और मियां इम्तियाज जलील हारा। यह होता है 15 मिनट। और 15 मिनट करना बंद करो। और तुम बोलते हो एमआईएम हमारी बी टीम है। एमआईएम के हुबली के दंगों के केस किसने निकाले? मिस्टर आनंद दुबे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने निकाले। बताइए क्यों निकाले ऐसे दंगाइयों के केस? डीजे हल्ली में एमआईएम के नेता इन्वॉल्व थे दंगों में, किसने निकाले उनके केस? कांग्रेस पार्टी ने निकाले। एमआईएम वर्सेस बीजेपी राइट नाउ। ओके अमीश भाई, आदिल हसन 20 सेकंड। आदिल हसन 20 सेकंड। तहसीन पूनावाला जॉइंस मी। अमीश भाई जी, अमीश भाई, सुल्तान अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कहे थे, मैं दुश्मनों से लड़ सकता हूं, मुनाफिक से नहीं लड़ सकता। इम्तियाज, अरे मुनाफिक होगा तेरा खानदान। तू मुनाफिक डिक्लेयर करने वाला है कौन? मुनाफिक तेरा खानदान होगा, मुनाफिक तेरा नेता होगा। देखिए
कोई किसी को किसी के धर्म से खारिज नहीं कर सकता। आप दोनों का अधिकार है, आप अपने अपने धर्म को फॉलो करें। आप मुसलमान हैं, आप अपने धर्म को फॉलो करिए। और इसके अलावा आदिल हसन साहब भी मुसलमान है, वो भी अपने धर्म को फॉलो करें। फखरुल चंद हसन भी मुसलमान है, वो अपने धर्म को फॉलो करें। और अनंत दुबे हिंदू है, वो अपने धर्म को फॉलो करें। मेरा निवेदन है कि किसी को मुनाफिक बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। और आदिल हसन, अब आप अपनी बात को रखिए 10 सेकंड। मुनाफिक ये सब ना बोले, अब अपनी बात को रखें। अरे इस अपने पर क्यों ले रहा है ये शहजाद मुनाफिक? मैंने तो बोला जो मुनाफिक जिसने हराया उसको बोला, ये अपने पे क्यों ले रहा है शहजाद? नहीं ये नहीं, वो मुझे मुनाफिक कैसे बोल रहा है? उन्होंने गलती करी, एक गलती की। फिर से देखिए फिर से बोला उसने आपके कहने के बाद। नहीं मैं किसी का धर्म के नहीं, मैं किसी का नहीं सुन के लूंगा। वो मुझे बोलेगा तो मैं उसका परिवार में जाऊंगा। आप पानी पीजिए। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मेरे बाप पे ही गाली हुई ना, वो बिल्कुल गलत मुनाफिक बोलना। मैं गलत बोल रहा हूँ उस बात को। लेकिन अगर आप भी उनके पिताश्री के बारे में बोलेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं। और अब देखिए, अब मैं किसका बोला मैंने? एक सेकंड, अब शांत रहिए, हो गया। वो मुझे बोलेगा फिर से तो मैं उनको यहाँ पर ही नंगा करूंगा। नहीं एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। अब आप स्टूडियो में, आप शांत रहिए। आदिल भाई, आप भी बार बार ना बोले। मैं आपको निवेदन बार बार कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मेरे कार्यक्रम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे। बहुत देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये, बिल्कुल तरीका नहीं है, ये बिल्कुल सलीका नहीं है जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है। आई टोटली कंडेम इट ऑन एयर। और मैं वाकई बहुत दुखी हूं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। आई एम पर्सनली अपॉल्ड। बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं, अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मैं चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तहसीन पूनावाला, इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय राउत कहते हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ हार के लिए जिम्मेदार है, जबकि आप कहते हैं, जो मैं एएनआई पे आपकी स्टेटमेंट सुनता हूं कि यह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने सरकार गिराई, यह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी निपटा दिया। और शरद पवार कहते हैं कि हिंदू एक साथ आ गए इसलिए चुनाव मार रहे हैं। मैं दो चीज़ का जवाब दूंगा, माननीय शरद पवार जी का और संजय राउत जी का। अमित जी, आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज़, एक तो जो संजय राउत जी ने माननीय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के बारे में कहा, अंग्रेजी में एक शब्द है इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। और मैं बार बार आपके शो में आता हूँ, आप बार बार मुझे मौका देते, और मैंने आपको लगातार ये बात कहा है कि संजय राउत जी को लगाम लगानी चाहिए अपनी बातों पर। जिस तरह से वो बातें करते हैं, मतलब इस बात पर लोग हंसेंगे। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स रिस्पॉन्सिबल है, वो चुनाव हारे। भैया अगर वही रिस्पॉन्सिबल है तो आपको इतने एमपीज आए उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है क्या? ये कैसी बात करें? मतलब हमारे, मतलब क्योंकि मैं विपक्ष में यकीन रखता हूँ, मैं भाजपा को हराना चाहता हूँ, मतलब आवाम जनता के बीच में क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? ये किस तरह की बातें कर रहे संजय राउत जी? उनको कुछ कहीं ना कुछ, उनको कुछ कोई चीज़ की, उनको अगर हेल्प चाहिए, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए इमोशनल, तो बता दे इस तरह की। और ऑनेस्टली मैं हाथ जोड़कर उद्धव जी से विनती करता हूँ, इनको बंद कीजिए माइक के सामने बात करना। वो जितना बोल रहे हैं वो उद्धव जी का करियर और आदित्य ठाकरे जी का करियर बर्बाद कर रहे हैं। मैं लगातार, ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। इन्होंने 2023 में यूनाइटेड नेशंस को पत्र लिखा था कि जून 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ गद्दार डिक्लेयर करें। मतलब एक इस तरह के आदमी, आप इसको गंभीरता से लेते हैं, ये कारण है कि हम एमबीए हारी। दूसरी ओर जो शरद पवार जी कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी कर दूं। अगर हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, मान लेते 1 मिनट हुआ, जो हुआ, कौन कहा हमें भाजपा की पिच पे खेलने के लिए? एक मोहतरमा थी, उनके शौहर चले गए वो नोमानी साहब से मिलने, जो कहते तालिबान अच्छा है, लड़कियों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरे है जो दूसरे मौलाना से मिलते, जो कहते गजवाए हिंद होनी चाहिए। क्या जरूरत थी इन चीजों की करने के लिए? वो सपा के ही तो कैंडिडेट थे ना, जो शौहर साहब वो सज्जाद नोमानी जी से मिलने, क्या जरूरत थी? हाँ नहीं, वो सपा के कैंडिडेट, और एनसीपी के कैंडिडेट थे ना, जिनके शौहर गए थे, वो एनसीपी के कैंडिडेट थे ना, जो गए थे सपा एनसीपी नोमानी साहब से मिलने। क्या जरूरत थी? पोलराइजेशन हुआ ना। हाँ, वो मोहतरमा के शौहर जी, मैं वही कह रहा हूं, क्या जरूरत थी? वो जो तस्वीरें गई वायरल, अमित जी आप यकीन नहीं मानोगे कितना पोलराइजेशन हुआ। खुद का चुनाव हारे, दूसरों को भी दुबा दिए। ये क्या? मैं आपका दुख समझ रहा हूं, कर रही थी, तो मैं आपका शरद पवार का दुख को बिल्कुल समझ रहा हूं। अमित जी मैं महाराष्ट्र में था, अमित जी मैं महाराष्ट्र में 10 सेकंड और लूंगा। महाराष्ट्र के मुद्दे थे विकास, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉटन फार्मर्स, सोयाबीन फार्मर्स।
किसने रोका था? क्या शहजाद पूनावाला रोक रहा था हमें उन बातों पर बात करने के लिए? क्या माननीय मोदी जी रोक रहे थे? क्या माननीय अमित शाह जी रोक रहे थे? हम ही कह रहे हैं पोलराइजेशन, वो कर रहे तो हम सामने कर रहे। अगर कोई हमें चिट्ठी लिखता है, हम कहते भैया आपको हमें वोट देना है, आप हमें धर्म के आधार पे नहीं, हम जो काम करें उसके आधार पे दो। अगर काउंटर पोलराइजेशन हुआ, मैं कह रहा हूं सब शिवसेना ने जो किया, खुद भी डूबे और कांग्रेस को भी डुबा दिए। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूं, अब भी संजय राउत जी नहीं सुधरे, और अब भी अगर आदित्य ठाकरे जी नहीं समझेंगे कि संजय राउत उनको नुकसान पहुंचा रहे, तो आदित्य ठाकरे जी को कोई मदद नहीं कर सकता। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। ओके, आप कह रहे हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए। आनंद दुबे। अमीश भाई, सबसे पहले तो आदिल हसन की बात का जवाब दूंगा, जो बाबरी पर बात कर रहा था। सुन ले आदिल हसन, एक नहीं 10 बार बाबरी गिराने का मौका मिला तो 10 बार गिराएंगे। हमारे राम मंदिर को तोड़कर जो भी बाबरी बनाएगा उसको 100 बार गिराएंगे। तो कान खोल के सुन ले, ये बाबरी पर हमको ज्ञान मत देना। तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है। तू नकली है, तू बीटी में और तू बीजेपी से लड़, तू शहजाद से लड़, मुझसे लड़ने की तेरी औकात नहीं है। महाराष्ट्र से तेरे को खदेड़ दिया, महाराष्ट्र से तेरे को 0 पर लाए, तुझे खदेड़ा महाराष्ट्र से। तू बोलने लायक नहीं, तेरी औकात नहीं है। और सुन लो, और अरे औकात लीडर पोजीशन नहीं बन पाया, भीख मांग रहा है सबके आदिल हसन मेरे कार्यक्रम में मर्यादा रखिए। आनंद दुबे आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड, फिर आदिल हसन मैं आपके पास आता हूं। 1 सेकंड भाई, मैं तो आज तो कमाल हो रहा है ये, प्लीज आनंद दुबे 30 सेकंड। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम तहसीन भाई का व्यक्तिगत बहुत सम्मान करते हैं। तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं, जीत भी अगर साथ में होती है तो हार भी साथ में होती है। अकेले शिवसेना की वजह से आप नहीं हारे हैं, हम तो 20 सीटें लाए हैं, आपसे 4 ज्यादा जीते हैं। आप तो 100 से ज्यादा लड़े थे ना, आप तो 80 का दावा कर रहे थे ना, विदर्भ की बात कर रहे थे ना। तो कमियां आप में भी हैं, कमियां हम में भी हैं, हम बैठ के सुलझाएंगे। हम ये महायुति वालों की तरह टीवी पर नहीं झगड़ेंगे। सीएम बनने के लिए जिस ढंग से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दिल्ली भागे हैं, दिल्ली के विमान में बैठे हैं, और वहां जाकर पंचायत होगी, गुलामगिरी सहना होगा। महाराष्ट्र की अस्मिता का सर पहले ऐसा कभी नहीं झुका था। एक मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली के लोग पंचायत कर रहे हैं, ऐसी हमारे तहसीन पूनावाला। मैं एक ही लाइन में इसका जवाब देता हूं। अमित जी, मैं आनंद भाई का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं तो चाहता हूँ आदित्य जी भी अच्छा करे। मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ आनंद भाई। नहीं, आप बोलते थे कि मैं पर्सनली चाहता हूँ नाना पटोले सीएम बने और डिप्टी सीएम आदित्य ठाकरे बोले, आपने कई बार बोला। मैं तो चाहता था, करेक्ट, मैं हमेशा ही कहा। अब मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ। फ्राइडे को पार्लियामेंट में वक्फ बिल इंट्रोड्यूस होगा, मंडे ट्यूसडे पे उस पर वोटिंग होगी। क्या करेगी शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन? वक्फ के खिलाफ करेगी क्या उनके साथ करेगी? उनको लोकसभा में जो वोट मिले, अभी भी जिनको वोट मिले, माननीय आदित्य ठाकरे अगर वर्ली जीते, अगर मिलन हारे क्योंकि राज ठाकरे के वोट ने उनके वोट काटे, वरना और आदित्य ठाकरे जी को मुसलमान वोट मिले, इसलिए आदित्य जी जीत गए। आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट है। मिलन को राज ठाकरे के वोट काटे, वरना मिलन जीत जाता वर्ली। तो फिर नाना पटोले 150 वोट से कैसे जीत गए? आनंद भाई 10 सेकंड, आनंद भाई 10 सेकंड, आनंद भाई 10 सेकंड, नॉट फेयर, आनंद भाई नॉट फेयर, आनंद भाई नॉट फेयर, आनंद भाई नॉट फेयर, अमित जी नॉट फेयर, अमित जी 10 सेकंड। अब वक्त का बिल आएगा, क्या करेंगे ये कहां वोट करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं, ये अननेचुरल अलायंस था, संजय राउत ने इसमें नुकसान पहुंचाया। ये ठीक है, वो आज आप कह रहे हैं हम साथ में लड़े हारे, मैं पहले दिन से कह रहा था इससे नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का जन्म जो महाराष्ट्र में, कांग्रेस आज समाप्त हो गई है। इनके तो 20 विधायक आए, सही बात कह रहे, इनके तो एमपी कांग्रेस के वजह से आए, मुसलमान वोटों की वजह से आदित्य ठाकरे जी जीत गए, इनके एमपी जीत गए। अब क्या, अब इस बिल में किसके साथ वोट करेंगे? मुसलमानों के साथ वोट करेंगे या ये बीजेपी के साथ वोट करेंगे? पूछे इनको, अभी चैलेंज देता हूं। आनंद दुबे मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मैं तो चाहता हूं आनंद दुबे। देखिए, ऐसा है कि मैं सांसद तो स्वयं नहीं हूं, हमारे पार्टी के 9 सांसद हैं, उसमें अरविंद सावंत जी को उनका नेता बनाया गया, वो वक्फ वाले बिल में जेपीसी कमेटी में भी है। तो वो किसको वोट करेंगे, किसको नहीं वोट करेंगे, उनका अधिकार है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो करता है, टीवी पर बैठ के ऐसे आपके सामने नहीं कह सकता। और रही बात आदित्य ठाकरे जी जीते हारे, तो नाना पटोले जी तो केवल 150-200 वोट से जीते हैं, वो भी रिकाउंटिंग हुई, क्या पंचायत हुई, तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही हार हुई है। आपकी तरफ भी तो अगर हमारा गठबंधन है, आप कह लीजिए इंडिया अलायंस के साथ वोट करेंगे। प्रणीति शिंदे हमारे शिवसेना के उम्मीदवार को सोलापुर में उनके खिलाफ बगावत कर दी, हमारा उम्मीदवार वहां हार गया।
तो आपके अंदर भी तो कमियां हैं। आप प्रणिति शिंदे को नहीं सिखाएंगे, लेकिन सांगली हमें में आपने भी एमपी खड़ा, लोकसभा में एमपी खड़ा किया था। सांगली में तो आपने भी खड़ा किया था। दूसरी चीज, वो एक कैंडिडेट हारने की वजह से आपको कौन से 90 सीट मिल रहे थे? जो एक कैंडिडेट हारने से आपकी सरकार नहीं बनी। मतलब जो हम कर रहे हैं वही आप भी करेंगे। अभी आप एक विधायक, आप बिल पे बात कीजिए ना। लानी थी। अभी आपने कहा नाना पटोले को मुख्यमंत्री बनाना था। अगर आपने उद्धव ठाकरे जी का चेहरा मुख्यमंत्री जी के लिए घोषित कर दिया होता तो आज महाविकास आघाड़ी की ये दुर्गति नहीं होती। ये मैं एग्री करता हूं। अगर उद्धव ठाकरे का चेहरा होता तहसीन पूनावाला, आपको लगता है कि सीटें बढ़ती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बढ़ती। मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उद्धव सर। बिल्कुल, इससे क्या नीचे जमीन में चले जाते, इससे नीचे क्या धरातल में चले जाते? ये मुद्दा था ही नहीं, ये मुद्दा था ही नहीं। आप मुझे बता दीजिए एकनाथ शिंदे जी बनेंगे कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि हमारा कि इस अलायंस के अंदर नेचुरल क्या है। मैं अभी भी कहता हूं, सारी बातें मान ली, सारी गलती मान ली। अभी आपको, आप इंडिया अलायंस के साथ है या उनके खिलाफ वोट करोगे पार्लियामेंट में? चलिए, मैं सारी गलती मान ली इंडिया अलायंस की। अभी आप कहो, आपने कहा ना अभी ये कह रहे उद्धव भी आ जाते तो नहीं बचा पाते। पार्लियामेंट में क्या करें? ये कह रहे उद्धव जी भी अगर आ जाते तो नहीं बचा पाते। उद्धव जी का और अगर उद्धव ठाकरे जी का चेहरा मुख्यमंत्री जी के लिए किया जाता तो हम और ज्यादा सीटें पाते। अब इसके नीचे क्या हम जमीन में चले जाते? वो कह रहे हम कभी मौलाना के साथ नहीं गए। हम तो नोमानी को जानता भी नहीं। हम तो कौन नोमानी है, ये कहां से नोमानी आया, हम तो उसको जानते भी नहीं है। मुझे मुनाफिक भी बोला जा रहा है। ये कौन नोमानी है, ये कौन हाजी है, हमें नहीं मालूम। 40 सेकंड देंगे। लेकिन देखिए, लेकिन वो कह रहे हैं तहसीन पूनावाला, आनंद दुबे की एक बात जायजा, वो कहते हैं कि अब जमीन में थोड़ी अब चले जाते हैं, अब इससे ज्यादा कम क्या आती, अब 20 से कम क्या आते, और तहसीन आप लोग 15 से कम क्या आते, यानी कांग्रेस 15 से कम क्या आती, और शरद राव पवार 8 और अमीश भाई, हम नोमानी को नहीं जानते कौन नोमानी है। लेकिन अगर नाना पटोले जी और विजय वडेट्टीवार जी को पहले ही डिक्लेयर कर देते सीएम फेस, और इलेक्शन बिना पोलराइजेशन के लड़ती एमवीए और यहाँ वहाँ नहीं जाती, और संजय राउत जी अगर स्टेटमेंट्स नहीं देते कम से कम एमवीए की, नहीं तो कम से कम 120 सीटें आनी थी। माहौल ही ऐसा था महाराष्ट्र में। हम बीजेपी के क्या माहौल की बात कर रहे हैं? बीजेपी के पीछे। अरे उद्धव जी को करते तो 160 आती। अरे चल, जो उद्धव ठाकरे जी को करते तो 160 आती, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती। पटोले बने ना, उद्धव जी बने, अभी तो नेता प्रतिपक्ष और तहसीन भाई आप भी राज्यसभा चले जाते। अभी तो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी सीटें नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी बने। मुझे सुनिए आनंद भाई, आपकी दुआओं के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के सीट्स नहीं है, वो लोग बोले जा रहे हैं। एक सेकंड में और 10 सेकंड लेके बात का बात करूंगा। अब 5 सेकंड शहजाद जी बोले, 10 सेकंड मेरे सगे भाई का रिश्ता नहीं, मैं यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में हूं, मैं यहाँ पे सगा भाई नहीं हूं। 5 सेकंड। पहले वो आदिल की एक सीट नहीं, मुझे गाली बक रहे हैं। आनंद जी की और इनकी मिलाकर हमारी शिवसेना से ज्यादा सीट नहीं, वो बोले जा रहे हैं। मैं बैठा हूं, मुझे भी 40 सेकंड दे दीजिए ना मेरा समय। शांत हो जाओ हाजी साहब, हाजी बने हो, एक सीट आई है महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में एक सीट आई है, विधायक है और एक सांसद है इनका। ये हंगामा इन्होंने काट रखा है आज पूरी चर्चा में। मुझे प्लीज मेरा 40 सेकंड निर्धारित जो है मेरे बोलने दीजिए। देखिए, मैं पहले तो 72 वोट से जीता है। 72, अरे महाराज बंद करिए, 72 73। जब भी मेरे बोलने की बारी आती है अमीश जी, नहीं, जब मेरे बोलने की बारी आती है सारे व्यवधान को अलाउ कर देते थे। मैं अपनी बात बोलूंगा। ये जो आर्गुमेंट हुआ इस पर आप देखिए, ऐसा है, सुनिए, वक्फ के ऊपर अरविंद सावंत स्टैंड लेगा, मतलब बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी जिसने हमेशा वक्फ का विरोध किया है, वो आज कह रही अरविंद सावंत जी सांसद है, वो स्टैंड लेंगे। ये असली हिंदू है, मतलब होंगे असली हिंदू व्यक्तिगत रूप से, पर हिंदुत्व के पॉलिसी पर है, तो बताइए क्या स्टैंड है। दूसरी बात मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हमारे यहां पर झगड़ा है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने बोला एक मंत्रालय ले चाहिए तो ले लो। जेएमएम में इन्होंने डिप्टी सीएम मांगा, जेएमएम ने बोला चलते बनो। आम आदमी पार्टी ने आज स्टेटमेंट बोला है कांग्रेस सबसे बड़ी बोझ है। उद्धव सेना ने कांग्रेस पर दोष डाला है हार का। उसके बाद टीएमसी ने बोला है कि ममता बनर्जी को एलओपी बनाओ। पूछे क्या स्टैंड है इनका? एलओपी बना देना चाहिए, वो बोल रहे हैं ममता बनर्जी को एलओपी बनाओ, राहुल तुमसे ना हो पाएगा। तो वक्त ब्रेक का है सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, आप देख रहे हैं टक्कर का मंडे एडिशन पॉलिटिकल स्पेशल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर और वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। महाराष्ट्र के नतीजों से एक कहावत फिर याद आ रही है। यह कहावत है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए।
2019 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे व्यूअर्स, तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन साथ चुनाव लड़ने जा रहा था, लेकिन गठबंधन की शक्ल और सूरत तय करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि शिवसेना उस वक्त आधी सीटें यानी 144 सीटों पर लड़ने की जिद पे अड़ गई थी। उस दौर में शिवसेना को साधने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह के पास था, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष थे, लेकिन शिवसेना की तल्खी और घमंड की पराकाष्ठा ऐसी थी कि उद्धव ठाकरे के बेहद बेहद करीबी संजय राउत ने तब कहा था कि जिस बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई नहीं पूछता था, उन्हें पता था कि वो शिवसेना के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह को मातोश्री तक जाना पड़ा, आना पड़ा। कहा जाता है कि कई दौर की बातचीत के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया था। नतीजे आए तो बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। ऐतिहासिक सीटें थी ये, लेकिन शिवसेना ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रोटेशन नीति पर सीएम बनाने का फैसला हुआ था, यानी 56 सीट लाने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाना चाहती थी। हालांकि अमित शाह इस तरह के किसी भी समझौते से इंकार करते रहे। सुनिए जरा। क्या आपको लगता है अमित शाह जी की शिवसेना ने चुनाव के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि वो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो तय नहीं हुआ था इसका डिमांड उन्होंने किया, जो हमें मंजूर नहीं था, हमने सरेंडर होने से ना बोल दिया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की इतनी उत्सुकता थी कि उन्होंने सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। माना जाता है कि शरद राव पवार ने उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन नियति का खेल देखिए। जिन शरद राव पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे विद्वान, सबसे बड़ा चाणक्य बताया जाता है, उनके अपने भतीजे ने एनसीपी का ना सिर्फ 2 टुकड़े कर दिए, बल्कि नाम और सिंबल भी छीन लिया। यही हाल शिवसेना का भी हुआ है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शिवसेना की स्थापना बाला साहिब ठाकरे ने की थी, एक दिन उनके पुत्र के हाथ से वो पार्टी और उनका सिंबल तक निकल जाएगा। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि जिस दिन मुझे लगा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, उस दिन मैं अपनी दुकान को बंद कर दूंगा। शिवसेना में बगावत की शायद यही सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि बाला साहब के असली सिपाही की उनकी विचारधारा को तिलांजलि देते हुए कैसे देख सकते थे। एक वक्त जो संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह को मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे से बात करने को कहते थे, आज उस शिवसेना की हालत ऐसी हो गई है कि इस बार उद्धव सेना बामुश्किल 20 सीटें जीत पाई है। 10 सीटें जीतने वाली शरद पवार की पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इतना ही नहीं, पूरी महाविकास आघाड़ी मिलकर भी उतनी सीटें नहीं लेके आ पाई है जितनी सीटें अकेले शिंदे गुट की शिवसेना के पास आई हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। किसी का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचो, ना जाने आप पर कब पलटवार हो जाए और आपको संभलने का मौका भी ना मिले। और यही हुआ है खास तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक संजय राउत एक समय पर कहते थे कि अमित शाह मातोश्री आए। आज उन संजय राउत के हालात क्या हैं वो हम देख सकते हैं। क्या पूरी शिवसेना के हालात हैं ये हम देख सकते हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।